चलिए, okay, so now consider a third situation. In this, as the beetle population begins to expand, the bushes start suffering from the plant disease. The amount of leaf material for the beetles is reduced. The beetles are poorly nourished as a result. The average weight of the adult beetles decreases from what it is used to be when leaves were plentiful, but there is no genetic change occurring. थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, जो बीटल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बीटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उन्होंने बहुत सारे जो बुशेस हैं उनको ईट करना स्टार्ट किया। ज्यादा बुश ईट करने की वजह से एक प्लांट डिजीज हो गई बुश को। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लीफ का मटेरियल है अब वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, जो लीफ की क्वालिटी है वो बहुत ही रिड्यूस हो गई है। ऐसे में जो बीटल्स हैं वो पुअरली नरिश्ड हो गई हैं, और जो एक एवरेज अडल्ट बीटल का वेट है वो भी डिक्रीज किए जा रहा है। ठीक है, क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि प्लेंटीफुल लीव्स नहीं है, एंड जो लीव्स है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, बट देयर इज नो जेनेटिक चेंज अकरिंग आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। After a few years and a few beetle generation of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of leaf food. At this time, what would we expect the weight of the beetles to be? लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट की डिजीज है उस बुश में वो एलिमिनेट हो गई। इसकी वजह से अब जो लीव्स है वो बहुत ज्यादा हो गई, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई, और फिर से जो ये बीटल्स हैं उन्होंने इन लीव्स को खाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमें क्या लगता है कि उनका वेट कैसा होगा? हाँ जी गर्वित, बताइए क्या लगता है हमें अब उनका वेट कैसा होगा बीटल्स का? सर इंक्रीज होगा। हाँ जी, इंक्रीज होगा जी। ठीक है, क्योंकि जो लीव्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, लीव्स की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी हो गई है। बीटल्स जो हैं वो अब भरपेट लीव्स खा रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, देन थर्ड सिचुएशन भी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने एक्वायर किए होते हैं, और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने इनहेरिट किए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पढ़ाई करोगे। ठीक है, सो पढ़ाई करने के लिए एक ट्रेट चाहिए जो कि होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, सो आप लोग इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, हो नहीं हो वो आपको पता होगा। ठीक है, बट ऐसा मान लेता हूं मैं कि आप लोग इंटेलिजेंट है। ठीक है, एंड आप लोग इतने इंटेलिजेंट है कि आप लोगों ने हायर स्टडीज कर ली। ठीक है, हायर स्टडीज का मतलब कि आपने, देखो आज की डेट में ग्रेजुएशन करना इज नॉट अ हायर स्टडी, मास्टर्स करना इज नॉट अ हायर स्टडी एट ऑल। ठीक है, ग्रेजुएशन हर कोई करता है आज की डेट में, हर कोई। ठीक है, एवरी वन डूज दी ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन को हम हायर स्टडी अब नहीं मानते हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जरूर, मतलब हमारे में भी मैं कहूँगा कि आप लोगों के पेरेंट्स नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स तो फिर भी बाद की जनरेशन के है। मेरे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पेरेंट्स के टाइम पे ग्रेजुएशन करना वॉज अ हायर लेवल, यू नो, बट आज की डेट में इट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आपको किसी कॉल सेंटर में जॉब चाहिए, यानी कि जिसको हम आजकल की जो लैंग्वेज उसमें बीपीओ बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें बीपीओ में जॉब चाहिए तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है 12 प्लस। ठीक है, 12 क्लास पास स्टूडेंट इज द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप वहां पे जॉब करते हुए लोगों को देखोगे तो ज्यादातर लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम टू मिनिमम बैचलर्स तो होती है। सबने बीए बीकॉम तो किया ही होता है। ठीक है, सो हायर स्टडीज का मतलब बीए बीकॉम या एमए एमकॉम नहीं होता। हायर स्टडीज का मतलब होता है समथिंग लाइक पीएचडी। ठीक है,
कि आप लोगों ने जैसे पीएचडी किया, या फिर मान लो कि आप लोग लगे आईएएस या फिर आईपीएस, या फिर आप लोग बन गए एक डॉक्टर, ठीक है। सो यानी कि आप लोग इंटेलिजेंट है, ओके। तो क्या जरूरी है कि जो आपके बच्चे होंगे वो भी इंटेलिजेंट होंगे? नहीं, ये वाला जो ट्रेट है ये एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है, ये इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी, आप लोगों की आवाज बहुत अच्छी है, मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप में से कोई डांस बहुत अच्छा करता है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग अच्छी करते हैं, ठीक है। मतलब स्किल्स, ठीक है, स्किल्स और टैलेंट जो होते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि जो आपके बेबी का टोन है वो कैसा होगा, फेयर होगा या फिर डार्क होगा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस इनहेरिटेड होता है ना। अब इंडिया में जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का कलर ऑलमोस्ट व्हीटिश ही होता है ना, व्हीटिश, आई एम नॉट सेइंग व्हाइटिश, व्हीटिश, ठीक है, व्हीटिश होता है। ऐसा तो नहीं होता कि इंडियन पेरेंट्स हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं जी अंग्रेजों की तरह, ऐसा नहीं है ना। ब्लॉन्ड हेयर है, फेयर उनकी स्किन है, देन उनकी आईज का जो कलर है किसी का ब्लू है, किसी का लाइट ब्राउन है, ऐसा तो नहीं होता इंडिया में ज्यादातर, ठीक है। आईज ब्लैक होंगी या फिर ब्राउन होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। स्किन जो होगी वो व्हीटिश होगी, ब्लैक हमारे हेयर होंगे, ठीक है। सो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। प्लस अगर आप हाइट की भी बात करो, ठीक है, अगर आप लोग जाओगे साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मतलब वियतनाम में जाओगे, थाईलैंड में जाओगे, चाइना में जाओगे, वहां पे जाओगे तो वहां पे एक अडल्ट की जो हाइट है, ठीक है, वो मोस्टली बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि 5'2", 5'4" इतनी। आप इंडिया की तरफ आओगे तो आपको जो हाइट्स हैं वो मिलेंगी 5'6", 5'8", ओके। देन आप लोग थोड़ा सा और मतलब दुबई की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको 6 फीट के लोग मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 5'10" से लेके एंड 6 फीट तक के लोग आपको मिलेंगे। थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ जाओगे अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका के लोग तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। फिजिकली अफ्रीका से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल नहीं होते, ठीक है। फिजिकली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल होते हैं इन दिस वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। सो उतना उतने लंबे चौड़े और कोई नहीं होता, ठीक है। वहां पे आपको हाइट्स मिलेंगी एवरेज, एवरेज हाइट विल बी 6 और 6'2", ठीक है। और मैक्सिमम हाइट्स वहां पे जा रही होंगी 6'5", 6'6", ठीक है। ये वहां पे एवरेजली चलता है, ठीक है। देन अगर हम जाते हैं पोलैंड की तरफ जाते हैं, स्विट्जरलैंड की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमें व्हाइट कलर के लोग मिलेंगे एंड उनकी भी हाइट्स जो है वो अच्छी खासी होंगी, उनकी भी हाइट्स 5'10" से स्टार्ट होके 6 फीट या फिर 6'2" तक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ये इनहेरिटेड वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कि एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या फर्क होता है? एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो हमने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से लिए हैं, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिले। फाइन, चलिए। सो वापस आते हैं दोबारा से। चलिए 9.3.2 acquired and inherited traits. We discussed the idea that the germ cells of sexually reproducing populations are made in specialized reproductive tissues. If the weight of the beetle is reduced because of the starvation, that will not change the DNA of the germ cell. Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of a starved beetle. अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होती है उनमें एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है।
अब ये जो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, इसका स्टारवेशन और वेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर बीटल की जो जनरेशन है उसको जो फूड है वो कम मिला, उन्होंने स्टार्व्ड फील किया, उन्होंने अपना जो वेट है उसमें कमी नोटिस की, उसका मतलब ये नहीं है कि उनका डीएनए चेंज हो जाएगा, और उनका डीएनए चेंज होने के बाद अब जो उनकी प्रोजेनी होगी वो भी वो भी अंडर वेट होगी, या फिर वो भी स्टार्व्ड या फिर वीक होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं उनका एक्वायर्ड ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोई लेना देना नहीं है। जो जर्म सेल्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, उनका डीएनए पे चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। So therefore, even if some generations of the beetle are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution. Since the change is not inherited over generations, change in non-reproductive tissues cannot be passed to the DNA of the germ cells. Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot डायरेक्ट एवोल्यूशन। सो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जब तक हमारा डीएनए जो है, डीएनए में जब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो हमारे जो हमारी स्पीशीज होंगे, जो हमारी प्रोजेनी होगी, उस पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। वो जैसी पहले से बनती आ रही हैं वो अभी वैसे ही बनती रहेंगी, उनमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, जितने भी हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम अपनी प्रोजेनी को पास नहीं कर पाते, ठीक है। सो ये आप लोगों को डिफरेंस मैंने बताया एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में। Consider another example of how an individual cannot pass on to its progeny the experience of its lifetime. If we breed a group of mice, all their progeny will have tails as expected. तो यहाँ पे एक और जो एग्जाम्पल है उससे आपको समझाया जा रहा है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं उनमें फर्क क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ग्रुप ऑफ माइस है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल माउस है, ठीक है, उनको हमने ब्रीड कराया, और जैसे कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते ही हैं कि उनकी जितनी भी प्रोजेनीज होंगी उनके पास टेल्स होंगे। Now, if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, do these tailless mice have the tailless progeny? अब हम सर्जरी से क्या करेंगे, हम सर्जरी से ये सारी की सारी जो माइस है इनकी टेल्स को काट देंगे, ठीक है। फिर इनकी जो प्रोजेनीज होंगी उनकी भी टेल्स काट देंगे, फिर उनकी प्रोजेनी की भी टेल्स काट देंगे। बट क्या कभी ऐसा होगा कि टेललेस माइस, टेललेस जो प्रोजेनी है उनको जन्म दे पाएगी? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो उसके साथ हुआ कि वो टेललेस हो गई, वो उसका एक लाइफ एक्सपीरियंस था, लेकिन उस लाइफ एक्सपीरियंस ने डीएनए को चेंज नहीं किया, ठीक है। सो ये है। देन इसके बाद द आंसर इज नो, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द माइस। सो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो टेललेस माइस है उसकी जो प्रोजेनी है वो टेललेस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिमूवल ऑफ टेल जो है वो कभी भी जर्म सेल्स के जीन्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस वजह से कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट हो जाए, ठीक है जी। सो हमारा टाइम अप अभी होने वाला है, हम अभी क्लास को एग्जिट करेंगे एंड देन हम दोबारा से रीलॉग इन करेंगे।